हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल बीएनजी स्टडी चैनल पर। और जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पर हम उत्तराखंड और जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और आज इस कड़ी में हम जो है आज 10वें सेशन में यहाँ पर हम लोग हैं। और इससे पहले 9 डे हमारा जो है 9 सेशन कंप्लीट हो गया है, जिसको आप लोग हमारे जो है डिस्क्रिप्शन पर जो है वो जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर इनका लिंक डाला गया है। और जो कैंडिडेट आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि एक बार आप लोग पीछे की वीडियो को जरूर देखें। चलिए सेशन शुरू करने से पहले आज की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज आप लोगों के बीच साझा कर देता हूं। जैसे आप लोगों को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, युवाओं के साथ नहीं होगा धोखा, भर्ती कैलेंडर जल्द होगा जारी। पुष्कर सिंह धामी ने जो है ये आज की न्यूज में है, उन्होंने बताया है कि अब जो है आयोग यूकेपीएससी, जैसे कि आपको पता है कि पेपर करवा रहा है, ये बहुत जल्दी अब क्या करने वाला है, अब ये बहुत जल्दी ही जो है एक भर्ती परीक्षा कैलेंडर जो जारी करने वाला है यूकेपीएससी तैयार है और आप भी तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 10वें सेशन से। और हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो उत्तराखंड जीके से है। आप लोग नोट कीजिए पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार मजेदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाता हूं यहाँ पर। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर कमेंट कर लिया करें। और जिन्होंने अभी तक हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सबसे पहले इनको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। उत्तराखंड की वर्तमान पांचवी निर्वाचित विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को नोट करना है कि उत्तराखंड की वर्तमान 5वीं निर्वाचित विधानसभा, सबको पता है कि उत्तराखंड की वर्तमान लेटेस्ट जो चल रही है 5वीं निर्वाचित विधानसभा का गठन जो है पूरी तरह से हो गया है, पोर्टफोलियो बनकर तैयार है। आप लोग पोर्टफोलियो में जाकर के विभाग, डिपार्टमेंटल, उनके मिनिस्टर और जो भी नाम है आप लोगों को उनके नाम याद करना है। आपको ये नाम याद करके ही अपने पेपरों में जाना है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर पांचवी निर्वाचित विधानसभा में। तो इसमें जो महिलाएं हैं वो इस समय 8 महिलाएं हैं। कितने महिलाएं हैं दोस्तों? 8 महिलाएं हैं, ध्यान रखना 8। और जो पहली निर्वाचित विधानसभा गठी हुई उसमें थे 4, सेकंड वाले में थे 4, तीसरे वाले में थे 5 और जो चौथे वाले में थे उसमें भी 5 थे। लेकिन ध्यान रखना कहीं आपको 5+2 देखने को मिल सकता है। ये जो 2 है, ये 2 कौन है? ये जो हमारा 2 है ये जो है उपचुनाव से जीत कर गए हैं। उपचुनाव हुए थे उसमें जीत कर आए हैं 2। और जो हमारा जो वर्तमान चल रहा है 5th विधानसभा, उसमें कितनी महिलाएं हैं? 8 महिलाएं हैं। इस तरह से अभी तक उत्तराखंड के जो है निर्वाचित विधानसभा के इतिहास में पहली बार ये पांचवी जो है निर्वाचित विधानसभा आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसमें जो है कुल 8 क्या है? महिला मंत्री है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, महिला मंत्री या महिला वो है, महिला मंत्री आप लोगों को इसको नोट करना है। विधानसभा में कितनी महिला सदस्य? तो 8 महिला सदस्यों को यहाँ पर रखा गया है। ये था आज का जबरदस्त पहला क्वेश्चन। चलिए थोड़ा स्पेस कम है से सेकंड में यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और एक और बात आप लोगों को पता होना चाहिए, जो 5वां निर्वाचित विधानसभा का जो चुनाव हुआ वो हमारा जो है 14 फरवरी 2022 को हुआ। आप लोग ये डेट भी मेंशन कीजिए अपनी कॉपी पर, तुरंत नोट कीजिए आप लोग। 14 फरवरी 2022 को क्या हुआ था? 5वीं निर्वाचित विधानसभा का क्या हुआ था? चुनाव हुए थे। दूसरा, किस परगने को कुमाऊं का हृदय स्थल कहा जाता है? आप लोग लिखिए, किस परगने को कुमाऊं का हृदय स्थल कहा जाता है? मैं शॉर्ट की में लिख रहा हूं, कुमाऊं का हृदय स्थल कहा जाता है। हृदय स्थल कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है कुमाऊं का हृदय स्थल? किस परगने को कहा जाता है? किस परगने को कुमाऊं का हृदय स्थल कहा जाता है? आप लोग लिखना जरूर, क्योंकि मैं यहाँ पर शॉर्ट की का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप लोग सुन करके जरूर लिखना। तो आप लोग इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर है हमारा बारामंडल परगना। कौन सा परगना? बारामंडल परगना। बारामंडल परगने को कहा जाता है। कौन सा मंडल? बारामंडल परगने को कहा जाता है उत्तराखंड का हृदय स्थल। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड सीजन 1 में बैटन फेस्टिवल आयोजित हुआ।
हाल ही में उत्तराखंड में बटर फेस्टिवल, बटर फेस्टिवल, बटर नहीं बटर फेस्टिवल, जिसको माखन होली हिंदी में कहते हैं, बटर फेस्टिवल का आयोजन हुआ। तो आप लोगों को ये बताना है कि उत्तराखंड में अभी हाल ही में जो बटर फेस्टिवल आयोजन हुआ था और कहाँ पर हुआ था वो आप लोगों को पता है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो ये कब हुआ था, कब इसकी डेट है, आप लोगों को डेट इसकी नोट करनी है। तो इसकी डेट आप लोग नोट कीजिए 17 अगस्त 2022। जी हाँ, 17 अगस्त 2022 को भाद्र मास को यहाँ पर जो है क्या हुआ था, ये हुआ था शुरू हमारा बटर फेस्टिवल। बटर फेस्टिवल के इतिहास में आप लोगों को लेके जाते हैं। देखो उत्तरकाशी का आप लोगों ने नाम सुना होगा अठुर मेला। तो अठुर उत्सव यही है, उत्तरकाशी का जो अठुर उत्सव है इसी को कहा जाता है, बटर फेस्टिवल को कहा जाता है। और जो बटर फेस्टिवल है इसका संबंध जो माखन होली से है, हिंदी में बोला जाता है माखन होली। और आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तराखंड में माखन होली खेली जाती है वो कहाँ खेली जाती है, तो उत्तरकाशी में खेली जाती है। और नोट कीजिए वहां पर, नोट कीजिए आपको दयारा बुग्याल, किस बुग्याल में खेली जाती है, दयारा बुग्याल में खेली जाती है हमारा बटर फेस्टिवल। दयारा बुग्याल को मानचित्र पर बनाने का श्रेय किसको जाता है, आप लोग जानते हैं, इसका उत्तर मुझे पता है, वो है हमारा चंद्रप्रभा एटवाल जी, जो क्या है ये पर्वतारोही है। कई बार क्वेश्चन पूछा नहीं गया है इसमें कि जो चंद्रप्रभा एटवाल है उनका संबंध किससे है। तो आप लोग इसका नाम ध्यान रखो, ये पर्वतारोही है जो कि दयारा बुग्याल को इन्होंने जो है क्या जाता है मानचित्र पर बुलाए थे। और यहाँ पर उत्तरकाशी में जो होता है बटर फेस्टिवल, जिसका संबंध माखन होली से है। बढ़ते आज के सुपरफास्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है आप लोग नोट कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के बीच है हिमालय, और ध्यान रखना यहीं पर चंद्रप्रभा एटवाल को आप लोग नोट कीजिए। यही चंद्रप्रभा एटवाल को जो है हिमालयन गॉड कहा जाता है, हिमालयन गॉड कहा जाता है। तो यहीं पर आप लोग लिखिए इसको हिमालयन गॉड भी कहा जाता है, हिमालयन गॉड कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है इनको, हिमालयन गॉड भी कहा जाता है चंद्रप्रभा एटवाल को। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्था का मूल मंत्र क्या है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन आज आप लोगों के भी लेकर के आए हैं। तो नीम, नेहरू पर्वतारोहण संस्था को शॉर्ट फॉर्म में नीम बोला जाता है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन। तो नीम का मूल मंत्र आप लोग नीम लिखिए, नीम का मूल मंत्र क्या है। तो इसका जो मूल मंत्र है वो है हमारा साहसे श्री प्रतिवस्ती, साहसे श्री प्रतिवस्ती, साहसे श्री प्रतिवस्ती किसका मूल नाम है। तो आप लोग इसका मूल नाम नोट कीजिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्था का साहसे श्री प्रतिवस्ती, इसका मूल नाम है। और आप लोग जानते हैं नीम की स्थापना कभी, तो नीम की स्थापना 14 नवंबर 1965 को नीम की स्थापना हुई। और किसकी याद में है इसकी स्थापना हुई थी, तो नेहरू माउंटेन यानी हमारा जो जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर ही इसकी जो स्थापना हुई थी नीम की। और आप लोग यहीं पर नोट करेंगे, उससे पहले मैं इसको जरा रफ कर देता हूं। इसको आगे हम लोग इसके बाद जो है इसके क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो फोर्थ नंबर है इसके बाद कंटिन्यू होगा। एक बार थोड़ा इसको रिवीजन कर लेते हैं सुपर फास्ट। उत्तराखंड की वर्तमान 5th निर्वाचित विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में 8 है। वर्तमान में 8 महिला सदस्यों की संख्या है, ना कि मंत्री है। आप लोगों को नोट करना है 8 महिला सदस्य हैं। कुमाऊं का हृदय स्थल पाया जाता है 12 मंडल परिगणना को। उत्तराखंड में बड़ा फेस्टिवल आयोजित होती है उत्तरकाशी में। तिथि आप लोग नोट कीजिए 17 अगस्त 2022। और आधा यहाँ पर रह गया है कि नीम का मूल मंत्र है साहसे श्री प्रतिवस्ती, आप लोगों ने नोट कर दिया होगा। स्थापना 14 नवंबर 1965। आगे बात करते हैं हम कि इसके जो है पहले जो प्रधानाचार्य कौन है और वर्तमान कौन है नीम के, आप लोग नोट कीजिए। इसके जो है पहले प्रधानाचार्य जी जो थे वो थे हमारे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, इसके पहले प्रधानाचार्य थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। नीम के पहले प्रधानाचार्य आप लोगों को नोट करना है, नीम के पहले प्रधानाचार्य कौन थे, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन के प्रथम प्रधानाचार्य
ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। और वर्तमान में अगर आप लोगों को पूछे कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में अमित बिष्ट जी हैं। कौन है वर्तमान में? अमित बिष्ट जी है, अमित बिष्ट जी हैं। ये लो लीजिए, आप लोगों को करंट का क्वेश्चन यहाँ पर बता भी दिया है कि वर्तमान में अमित बिष्ट जी हैं। और ये वर्तमान में जो निम्न जो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल है हमारे, वो अमित बिष्ट जी हैं। आप लोगों ने यहाँ पर ये नोट कर लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले एक और यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं, वो है इस परिसर के अंदर हिमालयन संग्रहालय है। हिमालयन संग्रहालय कहाँ है? हिमालयन संग्रहालय, हिमालयन संग्रहालय, हिमालयन संग्रहालय कहाँ है? तो हिमालयन संग्रहालय जो है, संग्रहालय, हिमालयन संग्रहालय जो है हमारा, वो हमारा इसी नीम के अंदर है। और इसकी स्थापना आप लोग लिखिए, इसकी स्थापना वही है जो हमारे नीम की स्थापना है 14 नवंबर 1965 को। हिमालय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपको उत्तरकाशी याद रखना है, और नीम के अंदर है, नीम के अंदर स्थापित है 14 नवंबर 1965। 14 नवंबर 1965 को हिमालयन संग्रहालय की स्थापना हुई थी। लीजिए आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये है हमारा जो है नीम, जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन है। और आप लोगों को दूसरे उसमें दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसके बाद दिख रहा होगा आप लोगों को कैसे पर्वतारोही यहाँ पर जो है इसकी जो चढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पांचों क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का जो उत्तराखंड का 50 क्वेश्चन है, वो है उत्तराखंड में मंत्रिमंडल व्यवस्था, पोर्टफोलियो। उत्तराखंड में पोर्टफोलियो, उत्तराखंड में पोर्टफोलियो व्यवस्था, उत्तराखंड में पोर्टफोलियो व्यवस्था, व्यवस्था का जन्म किस वंश में हुआ है? किस वंश के समय हुआ है? उत्तराखंड में पोर्टफोलियो व्यवस्था का जन्म किस वंश के समय में हुआ है? किस वंश के समय में हुआ है? तो आप लोग नोट कीजिए कौन सा वंश है? कार्तिकेयपुर राजवंश, कार्तिकेयपुर राजवंश, कार्तिकेयपुर राजवंश के समय में क्या हुआ है? कार्तिकेयपुर राजवंश के समय में क्या हुआ है? कार्तिकेयपुर राजवंश के समय में उत्तराखंड में पोर्टफोलियो व्यवस्था अमल में आई थी। आप लोग इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके आप इसको मेंशन कीजिए अपनी कॉपी में। तो ये आज के 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद जो हमारे जो पुराने साथी हैं उनको पता है कि आप लोगों के स्क्रीन पर जो है करेक्ट जो है कमेंट क्वेश्चन जो है आ गया है। तो लीजिए करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बुडेर घास के मैदान उत्तराखंड में कहाँ है? बुडेर, बुडेर घास के मैदान उत्तराखंड में कहाँ है? कमेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कमेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर जो है अपने कमेंट सेक्शन में जाकर रखिए, जो है कमेंट जरूर करोगे। जिसको इसका आंसर न पता हो इतना जरूर लिखें कि इसका आंसर सर आप बता दीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंगली वहां पर इसका आंसर मेंशन करूंगा। अगर आपको इसका आंसर पता नहीं है तो वहां पर जरूर मेंशन करें, जिसको पता है वो इसका आंसर जरूर वहां पर लिखें। बुडेर, बुडेर घास के मैदान उत्तराखंड में कहाँ है? बुडेर घास के मैदान। चलिए बढ़ते हैं आज के 6वें क्वेश्चन की ओर। प्रवासी पक्षियों का घर किसे कहा जाता है? प्रवासी पक्षियों का घर किसे कहा जाता है? आज का 6वां क्वेश्चन आप लोगों के बीच ये है, प्रवासी पक्षियों का घर किसे कहा जाता है? 6वां क्वेश्चन है, प्रवासी पक्षियों का घर, प्रवासी पक्षियों का घर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आप लोग लिखिए, मैं शॉर्ट की में लिख रहा हूं, प्रवासी पक्षियों का घर किसे कहा जाता है? तो आप लोग इसका आंसर लिखिए, आसन पक्षी विहार को, आसन पक्षी विहार को, आसन पक्षी विहार को कहा जाता है प्रवासी पक्षियों का घर। और सबको पता है इसकी स्थापना हुई थी, आप इसकी स्थापना लिखेंगे, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1967 को, आसन पक्षी विहार की स्थापना हुई थी। और इसको ढालीपुर झील भी कहा जाता है। कौन सा झील कहा जाता है इसको? ढालीपुर झील। ध्यान रखना दोस्तों, ढालीपुर झील किसको कहा जाता है? तो आसन पक्षी विहार को ही क्या बोला जाता है? ढालीपुर झील बोला जाता है। आप लोगों को ये पॉइंट भी यहाँ पर याद रखना है। और दूसरा ये जो है यमुना और टोंस नदी के संगम पर है, ये भी आप लोग भूल मत जाना, यमुना और टोंस नदी के संगम पर है हमारा आसन वेटलैंड। और सबको पता है इसको आर्द्र भूमि की श्रेणी में कब रखा गया? इसको 2005 को आर्द्र भूमि की श्रेणी में इसको रखा गया है। इतना सब पॉइंट आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को इतना सब पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। आसन पक्षी विहार जो है ढालीपुर झील भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1967 को हुई थी। और जो है 2005 को इसको वेटलैंड में इसको जो है वहां पर रखा गया था वेटलैंड में।
वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि का दर्जा इसको दिया गया, ठीक है, आर्द्र भूमि का इसको दर्जा दिया गया 2005 को। और है कहाँ ये आप लोगों को पता है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखें, आसन पक्षी बिहार कहाँ है। बढ़ते आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। हमारा जो आज का 7वां क्वेश्चन है वो है विश्वनाथ गुफा किस जनपद में है। उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर आसन पक्षी बिहार दिख रहा होगा, देखिए कितना ब्यूटीफुल पिक्चर आप लोगों के बीच लाया है, आसन पक्षी बिहार, ये है आसन पक्षी बिहार। चलिए बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है विश्वनाथ गुफा किस जनपद में है। विश्वनाथ गुफा किस जनपद में है। तो विश्वनाथ गुफा किस जनपद में, आपको ले रहा है टिहरी जनपद में है, टिहरी जनपद में है। कहाँ है दोस्तों, टिहरी जनपद में है, टिहरी जनपद। कौन सा जनपद है, टिहरी जनपद में है। कहीं आप लोग उत्तरकाशी टिक करके बताना, आप लोगों को बता दो उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर है और यहाँ पर विश्वनाथ गुफा के बारे में बात किया गया है। विश्वनाथ गुफा पूछेगा तो आपको जो है टिहरी करना है। विश्वनाथ गुफा, वशिष्ठ गुफा, ये सब हमारे टिहरी में है। अगर आपको पूछा जाएगा भाई विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, तो आपको विश्वनाथ मंदिर आप लोगों को टिक मार किया जाना है। कहाँ पर, विश्वनाथ मंदिर है हमारा उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में हमारा, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हमारा कौन सा मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर हमारा उत्तरकाशी में आ जाता है। और प्रॉपर पूछेंगे कहाँ पर, प्रॉपर अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों को लिखना है इसका जो है गुप्तकाशी। प्रॉपर अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों को गुप्तकाशी इसका आंसर लिखना है, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी। और दूसरा जो है दो विश्वनाथ मंदिर है, एक हमारा जो है गुप्तकाशी, एक हमारा गुप्तकाशी में है जो पड़ता है हमारा रुद्रप्रयाग में। कौन सा प्रयाग में, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में। दोबारा सुन लीजिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विश्वनाथ गुफा की जनपद में आ जाएगा टिहरी में, विश्वनाथ गुफा टिहरी में जाएगा। और जैसे कि आपको पता है विश्वनाथ मंदिर पूछा जाएगा तो आप लोगों को ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में क्या दे देखें। वैसे जनरली ये विश्वनाथ जो मंदिर है दो जगह, एक हमारा उत्तरकाशी में है और एक हमारा गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में है। क्या इनकी विशेषता है आप लोग नोट कीजिएगा। जो हमारा विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी, यहाँ पर भगवान शिव के लिंग की पूजा होती है। यहाँ पर भगवान शिव के लिंग की यानी जो शिवलिंग है उसकी पूजा होती है। भगवान शिव के लिंग यानी शिवलिंग की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है। कहाँ पर, शिवलिंग की पूजा होती है विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में। जबकि रुद्रप्रयाग में ऐसे क्या होता है, तो रुद्रप्रयाग में भगवान शंकर के अर्धनारी स्वरूप में है, भगवान शिव का अर्धनारी स्वरूप में पूजा होती है। अर्धनारीश्वर, नारेश्वर या अर्धनारी स्वरूप में पूजा होती है, अर्धनारी स्वरूप में पूजा होती है गुप्तकाशी उत्तर रुद्रप्रयाग में। तो लीजिए ये था आप लोगों के 7वां वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसको भी आप लोग वेरी इंपोर्टेंट करें, इसको भी आप लोग वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके नोट करें। विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ गुफा की जनपद में टिहरी मंदिर पूछेंगे तो मेनली उत्तरकाशी में भी है और गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में भी है। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि गुप्तकाशी का विश्वनाथ मंदिर कहाँ है तो आप लोग रुद्रप्रयाग याद रखना। यहाँ पर भगवान विष्णु के जो है नारी स्वरूप में पूजा होती है, यानी नारी स्वरूप धारण किए हुए हैं। और दूसरा जो है हमारा यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी का, यह भगवान शिव के लिंग की पूजा होती है, यानी शिवलिंग की यहाँ पर पूजा होती है। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है हमारा, ये लीजिए, ये हमारा स्क्रीन में आप लोग दिख रहा है विश्वनाथ मंदिर। ये विश्वनाथ मंदिर है, इतना जो है भव्य रूप में आप लोगों को दिख रहा होगा विश्वनाथ मंदिर। चलिए बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। हमारा जो आज का जो 8वां क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कीजिएगा। और उत्तराखंड के यहाँ पर क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन जो आप लोगों को डेली देखने को मिलते हैं इंपोर्टेंट, वो जो है खत्म होने वाला है। हमारे जो है 8वां क्वेश्चन आप लोग लिखिए, डोकरियानी ग्लेशियर। डोकरियानी ग्लेशियर की नदी घाटी में है, डोकरियानी ग्लेशियर, डोकरियानी ग्लेशियर किस नदी घाटी में है। तो डोकरियानी ग्लेशियर की नदी घाटी में आप लोगों को आंसर लिखना है, भागीरथी नदी घाटी में है। कहां पर है ये हमारा, भागीरथी नदी घाटी, भागीरथी नदी घाटी में है हमारा डोकरियानी ग्लेशियर। डोकरियानी ग्लेशियर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप लोग भागीरथी में टिक मारना है। ये लो आपको आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है हमारा डोकरियानी ग्लेशियर। चलिए बढ़ते हैं आज के 9वें क्वेश्चन जो हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जागेश्वर धाम मंदिर। कौन सा मंदिर, जागेश्वर धाम मंदिर, जागेश्वर धाम मंदिर, जागेश्वर धाम मंदिर। मंदिर समूह के प्रबंधन की जिम्मेदारी, समूह के
प्रबंधन की जिम्मेदारी, प्रबंधन की प्रथम जिम्मेदारी की जो है समूह के प्रबंधन, यहाँ पर आप प्रबंधन लिखना, प्रबंधन की जिम्मेदारी, प्रबंधन की जिम्मेदारी विगत वर्ष, आप लोग साल याद रखना, विगत वर्ष 7 अक्टूबर 2021, 7 अक्टूबर 2021 किस महिला के हाथों में दी गई, किस महिला के हाथों में दी गई, महिला के हाथों में दी गई। तो लीजिए आपको महिला का नाम लिखिए, ज्योत्सना पंत कौन है, हमारे ज्योत्सना पंत को जागेश्वर धाम मंदिर समूह के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। और ज्योत्सना पंत जो है हमारे जागेश्वर धाम मंदिर समूह के जो है पहले ऐसी महिला है हमारे ज्योत्सना पंत, जिनको इनका जो प्रबंधन का जो है जिम्मेदारी दी गई है, प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। ये जो है उत्तराखंड के पहले ऐसे जो है महिला है, यानी जागेश्वर धाम मंदिर के ऐसे पहले जो है महिला है जिनको जो है प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। उससे पहले यहाँ पर आप लोग वेरी मोस्ट करके यहाँ पर आप इसका आंसर आपको इसको नोट करें, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन जो हमारा है वो सीएम घसियाली कल्याण योजना, सीएम घसियाली योजना का शुभारंभ, योजना का शुभारंभ जो है किस राज्य में, योजना का शुभारंभ कब हुआ था। उससे पहले जो जागेश्वर धाम मंदिर है, आप इसकी पिक्चर जो देखना चाहो देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसका पिक्चर ये है जागेश्वर धाम मंदिर। सीएम घसियाली योजना का शुभारंभ कब हुआ था, आपको इसका आंसर नोट कीजिए, 30 अक्टूबर 2021, 30 अक्टूबर 2021, 30 अक्टूबर 2021 किससे संबंधित है, घसियाली। जानते हो घसियाली किसे बोलते हैं, महिला जो हमारे उत्तराखंड में जो है पहाड़ी जो महिलाएं हैं जो घास लेने जाते हैं उनको बोला जाता है घसियाली। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसमें क्या किया है, इस योजना के द्वारा इन महिलाओं को एक किट दिया जाएगा जिसमें जो है दांती, फावड़े, कुदाल, बेलचा, ये सब जो है इस किट के द्वारा वहां पर महिलाओं को दी जा रही है, मतलब वहां पर दी जाएगी। और जो है इसके अलावा जो है बहुत ही कम दाम पर जो है चारा उपलब्ध करवाया जाएगा, बहुत ही कम दाम पर, यानी कम दाम पर चारा उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो सीएम घसियाली योजना का शुभारंभ कब हुआ था, आप लोगों को पता है 30 अक्टूबर 2021। इस समय कौन थे मुख्यमंत्री, तो आप लोगों को पता है इस समय जो राज्य के मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, वो हमारे पुष्कर धामी थे। और इन्होंने इसका शुभारंभ करने के लिए किसको बुलाया था, तो इन्होंने अमित शाह को बुलाया था, अमित शाह। इनका शुभारंभ किसने किया था, अमित शाह। किसका, उत्तराखंड घसियाली योजना का शुभारंभ किसने किया था, अमित शाह ने किया था। लेकिन ये योजना बनाने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है क्या किया था, उन्होंने जो है वो लगाई थी, किसने लगाई थी, जो है तीरथ सिंह रावत ने इस योजना को चालू करने के लिए बोला था कि ये योजना चलेगी। लेकिन शुभारंभ जो आएगा वो हमारा किसने किया था, पुष्कर धामी ने किया था। और जो है इसका संबंध किससे, तो इसमें एक किट दिया जाएगा महिलाओं को जो घास लेने जाती है, उनको जो एक किट दिया जाएगा, उसमें जो है दाती, फावड़े, कुदाल, इस तरह से आइटम वहां पर रखे गए हैं। और बहुत ही कम दाम पर आप लोगों को क्या दिया जाएगा, इसमें चारा उपलब्ध करवाया जाएगा। ये था आज का लास्ट जो है आप लोगों का क्वेश्चन। और स्वागत है करंट क्वेश्चन की ओर। कमेंट क्वेश्चन जो आप लोग लिखिए वो है प्रीतम भरतवान, जिनको जागर सम्राट कहा जाता है उत्तराखंड का, प्रीतम भरतवान जागर ढोल सागर, प्रीतम भरतवान जागर ढोल सागर, दोबारा बोल रहा हूं, प्रीतम भरतवान जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी, इंटरनेशनल अकादमी की स्थापना सरकार ने कब की,
तो जागरधोल सागर जो है हमारा जो प्रथम वर्तमान को बोला जाता है, प्रथम वर्तमान जागरधोल सागर इंटरनेशनल अकादमी की स्थापना सरकार ने कब की, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करोगे। ये कुछ उत्तराखंड के 2 कमेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के बीच में मैं ये क्वेश्चन लाता हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को आज भूगोल से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हिंदी से कुछ क्वेश्चन आप लोगों के बीच यहाँ पर लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीके का पहला क्वेश्चन। तो जीके का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा पहला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो आप लोग नोट कीजिए कौन है, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, कौन सी मुड़ी? अनाईमुड़ी। केरल की जो अनाईमुड़ी चोटी है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा हुआ ये है अनाईमुड़ी की चोटी। बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय वायुसेना, भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय वायुसेना, अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा का शुभारंभ, वायु सेवा का प्रारंभ कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? आप लोग नोट कीजिए इसका आंसर, कराची से मुंबई। कहाँ हुआ हमारा? कराची से मुंबई। कराची से मुंबई क्यों शुरू हुआ? भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा, भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो कराची से हमारे मुंबई की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में स्त्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है? किस केंद्र शासित प्रदेश, किस यूटी में महिलाओं की या स्त्रियों की साक्षरता सर्वाधिक है? तो आप इसका आंसर नोट कीजिएगा, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की राजधानी कवर थी, तो लक्षद्वीप में 2001 की जनगणना के अनुसार किस यूटी में महिलाओं की साक्षरता जो है सर्वाधिक है, यानी सर्वाधिक पढ़े लिखे जो है महिलाएं कहां पर है? तो हमारे लक्षद्वीप में है। और यहाँ पर बता दूं आप लोगों को 92% आप लोग लिखना, 92 पॉइंट कुछ है, तो लगभग 92% जो है यहाँ की महिलाओं की लिटरेसी रेट है। ये लीजिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये जो है कितना अच्छा व्यू आप लोगों के बीच में लाया है। ये लक्षद्वीप है, दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोगों को देख भी रहा होगा। लक्षद्वीप बिल्कुल बीच में है, समुद्र के बीच में स्थापित है। बढ़ते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली प्राकृतिक भारत की नदी कौन सी है? सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो आप लोग लिखिए कौन सी नदी है वो हमारी? तो नर्मदा नदी के बारे में आप लोग लिखिए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहां से कहां की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम। आपको ये भी नोट करना है, प्राचीन भारत की सबसे लंबी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगर आप लोगों को पूछा जाएगा प्राचीन भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अगर आप लोग प्राचीन भारत की सबसे बड़ी नदी बोलेंगे तो आप लोगों को आंसर करना है गोदावरी। कौन सी नदी? आप लोगों को गोदावरी नदी नोट करना है। प्राचीन भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, और ये बहती है हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर। कहां से कहां की ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसी को बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है, गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा भी आप लोग नोट कीजिएगा, वो भी गोदावरी नदी को कहा जाता है। सबसे लंबी पश्चिम की ओर जो बहने नदी है वो हमारी नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी के बारे में आप लोग आगे देखिए, ये भारत में रिफ्ट घाटी में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये जो नर्मदा नदी है ये हमारे रिफ्ट घाटी में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। रिफ्ट घाटी में बहने वाली रिफ्ट घाटी में बहने वाली सर्वाधिक नदी है। रिफ्ट घाटी में बहने वाली जो है सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। आप लोग इसको भी मेंशन करें, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। रिफ्ट घाटी में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हमारी सबसे बड़ी नदी हमारी नर्मदा नदी हो जाएगी। सबसे लंबी प्राचीन भारत
तो सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली प्राचीन भारत की नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, जबकि गोदावरी नदी जो बहती है हमारी वो पश्चिम से पूरब की ओर, और जो हमारी नर्मदा नदी है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। ये थे हमारे जीएस के कुछ जीके को 4 क्वेश्चन, और आप लोग यहाँ पर इसको नोट कीजिए, आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट करके यहाँ पर मेंशन करें, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आप लोग दोबारा सुन लीजिए, जनगणना से एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच पक्का आएगा, इसलिए आप लोग इसको वेरी मोस्ट करके आप लोग इसे मेंशन करें। और सबसे लंबी नदी आप लोग इसको वैसे भी याद रखना, गोदावरी नदी वृद्ध गंगा कहा जाती है दक्षिण भारत की, और जो है प्राचीन भारत की सबसे लंबी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है हमारी गोदावरी नदी, और यही हमारी रिफ्ट घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी है हमारी नर्मदा नदी। लीजिए पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पांचवा क्वेश्चन आप लोग लीजिए। 1901 में भारत में केवल एक ही नगर था, भारत में केवल एक ही नगर था, एक ही नगर था, जिसका नाम क्या था? आपको बताना है जिसका नाम क्या था, जिसका नाम क्या था। तो आपको इसका आंसर बताना है, इसका नाम क्या था। तो 1901 में भारत में केवल एक ही नगर था, उसका नाम क्या था? 1901 की बात करें तो हम बताएंगे कोलकाता। और ध्यान रखना, कोलकाता से बाद में भारत की राजधानी कहाँ लाई गई? जो दिल्ली लाई गई, वो कब लाई गई? आप लोगों को इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से और दिल्ली कब लाई गई, हमारी भारत की स्थायी राजधानी। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। लीजिए कमेंट क्वेश्चन का आप लोग स्वागत कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कमेंट क्वेश्चन, अमन, अस और बोरो, अमन, अस और बोरो किस फसल का उपनाम है? अमन अस बोरो किस फसल की प्रजाति है? किस फसल की प्रजाति है? इसका आंसर आप लोगों से हम लोग क्या चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोगों आपसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग जरूर दें। अगर नहीं पता हो तो वहां पर नो मेंशन जरूर करें, ताकि मैं उसे पढ़ सकूं और उसको वहां पर इसका आंसर मैं वहां पर आप लोगों को बता सकूं। छठवां क्वेश्चन है कि धार्मिक समूह में सर्वाधिक, किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक भाग नगरी है? सर्वाधिक भाग नगरी है, सर्वाधिक भाग नगरीय है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा, किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक भाग नगरी है? किस धार्मिक समूह में, किस धार्मिक समूह के सर्वाधिक भाग नगरी है? किस धार्मिक समूह के सर्वाधिक भाग नगरी, यानी कौन सा ऐसा धर्म है जिनकी सर्वाधिक पॉपुलेशन जो है कहां पर निवास करती है? नगर में निवास करती है। इसका मतलब वो है कौन सा ऐसा धर्म है जिसकी सर्वाधिक जो है जनसंख्या कहां निवास करती है, रहती है? हमारे जो सिटी में रहते हैं, नगर में। तो आप लोग लिखिए जैन धर्म। कौन सा धर्म हो जाएगा? जैन धर्म हो जाएगा। लीजिए स्क्रीन पर जैन धर्म की पिक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए इनका वेशभूषा देखिए, पहनावा देखिए, महिलाओं ने अपने मुंह को ढका हुआ है जैन धर्म में, तो ये इनके वेशभूषा है। तो चलिए 7वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में सहायक संधि की नीति का पहला प्रयोग किसने किया था? तो लिखो भारत में सहायक संधि की नीति, सहायक संधि की नीति का पहला प्रयोगकर्ता कौन था? का प्रथम प्रयोगकर्ता सहायक संधि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भारत में सहायक संधि की नीति का पहला प्रयोगकर्ता कौन था? तो हम लोगों को याद रखना है डुप्ले। कौन था? डुप्ले था। कौन था? डुप्ले। अगर क्वेश्चन आएगा पहला व्यापक प्रयोगकर्ता भारत में कौन था? पहला व्यापक प्रयोगकर्ता, तो लिखना यहाँ पर अगर क्वेश्चन आएगा पहला व्यापक प्रयोगकर्ता, पहला व्यापक प्रयोगकर्ता, तो पहला व्यापक प्रयोगकर्ता में आएगा लॉर्ड कार्नवालिस का नाम आप लोग लिखिए, लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा भारत में सहायक संधि का पहला व्यापक प्रयोगकर्ता कौन था? तो लॉर्ड कार्नवालिस। अगर केवल इतना पूछे भारत में सहायक संधि की नीति का पहला प्रयोगकर्ता कौन था? तो डुप्ले। आप लोगों को इसका आंसर नोट करना है, डुप्ले। बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की, और हमारा आज का जो 8वां क्वेश्चन है
किसके शासनकाल में अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ था? किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई, यानी बनाई गई, निर्मित की गई। तो आप लोगों को इसका आंसर लिखना है गुप्त। किसके समय में? गुप्तों के समय में। और अजंता की गुफाएं क्या है? तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में, लीजिए आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये है अजंता की गुफाएं। बहुत ही अच्छा व्यू आप लोगों को दिख रहा होगा। तो कई चीजें चित्र देखकर भी क्लियर हो जाती है, इसलिए मेरा मेन मोटो जो है चित्र दिखाने का, पिक्चर दिखाने का के पीछे का उद्देश्य यही है, गुप्त। चलिए बढ़ते हैं अब आज के नंबर क्वेश्चन को। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इंदु पत्रिका का संपादन किसने किया? हिंदी का पहला क्वेश्चन, इंदु पत्रिका का संपादन किसने किया? इंदु पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इंदु पत्रिका का संपादन किया हमारा जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद ने इंदु पत्रिका का क्या किया? संपादन किया। एक बार दोबारा इसको रिवीजन कर देते हैं हम लोग। 1901 में भारत में केवल एक ही नगर था जिसका नाम था कोलकाता। अमन अस बोरो किसकी फसल का नाम है? कमेंट क्वेश्चन। किस धार्मिक समूह के सर्वाधिक भाग नगरी है? जैन। भारत में शासन नीति का प्रथम प्रयोगकर्ता ड्यूप्ले, व्यापारी प्रयोगकर्ता कार्नवालिस। किसके शासनकाल में अंदर गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त। इंदु पत्रिका का संपादन किसने किया? जयशंकर प्रसाद ने किया। चलिए बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोग नोट कीजिए, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली का नाम देखो, इसे कहा जाता है अनामिका। क्या कहा जाता है? अनामिका। हिंदी का आज का जो है सेकंड क्वेश्चन था। और लीजिए कमेंट क्वेश्चन सेकंड, आप लोग लिखिए डंडा सबका पीर। डंडा सबका पीर कहावत का क्या अर्थ है? कहावत का क्या अर्थ है? ये आज का कमेंट क्वेश्चन सेकंड आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, डंडा सबका पीर कहावत का क्या अर्थ है? आज आप लोगों को उत्तराखंड की, आज आप लोगों को हिंदी के कुल 3 क्वेश्चन देखने को मिले। और जो है हमने उत्तराखंड के 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर खत्म कर लिए हैं। और इसी के साथ जो है यहाँ पर हमारा जो आज का जो डे था, ये हमारा आज का जो डे था वो 11वां डे था। इससे पहले 10 डे जो है कंप्लीट हो गए हैं, ये थोड़ा 11 डे था। आज का जो है 11 डे जो है यहीं पर खत्म हुआ। आप लोगों को 10 डे बताए हैं। कम से कम आप लोगों के पास अगर 20 क्वेश्चन एजी में जैसे मैं बनाता हूँ तो 200 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में वेरी इंपॉर्टेंट आ गए हैं। यहाँ से अगर 5-7 क्वेश्चन भी फंसते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। इसलिए आप लोग जो है इन वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करें। कमेंट क्वेश्चन में जो है कमेंट क्वेश्चन आप लोग जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर के वहाँ जरूर आप लोग इसका आंसर जो है मेंशन करें। और जो है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।